हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड पॉइजन्स रिस्क। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। मैंने पहले से ही यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बना रखी है। तो देखो इसका समझते हैं ये कैसे बनी है। तो ए पॉइंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए। ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलास्टिक लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, या आप बोल सकते हैं जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है अप टू पॉइंट ए। ठीक है, ये वाली कर्व है जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब मैं बात करूंगा बी। ये वाली कर्व ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रॉम ए टू बी ये रिप्रेजेंट कर रही है इलास्टिसिटी लिमिट, इलास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, इलास्टिसिटी लिमिट ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम स्टिल कर रहे हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी एंड सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, या बोल सकते हो आप इसको अपर यील्ड पॉइंट। अब तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो सिंपल मैंने बता दिया कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन होंगे। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करने का मतलब क्या है? जैसे जैसे उसमें फोर्स है जो किसी भी मेंबर पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें बॉडी में चेंजेस होते हैं। बॉडी कौन सी है हमारी? माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का कोई भी सैंपल है तो वैसे वैसे उसमें चेंजेस आती जाएगी। ठीक है, उसके बाद है इलास्टिसिटी लिमिट। तो अप टू पॉइंट बी जितनी हम स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं उतनी स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ही whether it is we have टेंसाइल फोर्स, तो जैसे जैसे मैं टेंसाइल फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे ही उसमें स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो रहा है? जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा हूँ। देन आफ्टर पॉइंट बी ये मेरा पॉइंट आ गया सी। ये ध्यान से समझना, इसे मैंने क्या लिखा? अपर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है यहाँ पे मैं फोर्स सेम अप्लाई कर रहा हूं लेकिन डिफॉर्मेशन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ठीक है, मोर डिफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख लूंगा अपर, यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर डिफॉर्मेशन after the application of सेम फोर्स। क्लियर है कि जैसे सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मैं फोर्स में कह रहा हूं फोर्स सेम ही है लेकिन डिफॉर्मेशन क्या हो रही है? उसमें ज्यादा हो रही है। वो पॉइंट शो करेगा अपर यील्ड पॉइंट। क्लियर है? अपर यील्ड पॉइंट का मतलब समझ गए कि डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है विद द एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स। उसके बाद आ गया डी, सॉरी डी कैपिटल डी है। ठीक है, तो डी का यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट ये भी समझ लेते हैं कि लोअर यील्ड पॉइंट कौन सा होता है। तो लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है? देखो, फोर्स आपने उतनी अप्लाई की है लेकिन डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे क्या हो रही है?
जो आपकी डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, कम हो रही है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वेट। डिफॉर्मेशन क्या है, लेस है, लेकिन फोर्स आप क्या कर रहे हो, ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये कब होगा, जैसे ये क्यों, सॉरी किसके कारण होगा कि जैसे कोई भी मेरे पास ये बॉडी के पार्टिकल्स है, देखो ऑब्वियसली जो माइलस्टील है वो कोई भी बॉडी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स से होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि डिफॉर्मेशन उसकी कम होगी विद इंक्रीजिंग फोर्स। क्लियर है, तो ये हो गया लोअर जेड पॉइंट। उसके बाद पॉइंट है मेरा ई। तो ई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहां पे लिखूंगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब अब जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई, जैसे उसके बाद मैंने फिर से फोर्स अप्लाई की, अब अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब जितना उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होनी थी वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो वो होगी अल्टीमेट, वो होगी उसकी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जहां तक वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस ले सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर क्या होगा, तो एफ पॉइंट में लिख दूंगा यहाँ पे एफ, तो एफ पे आ जाएगा यहाँ पे फ्रैक्चर, उसके बाद वो टूट जाएगा, फेलियर हो जाएगा उसका। ठीक है, क्लियर है। तो माय जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर माइलस्टील, उसमें क्या है, ये कर्व ए तक क्या हो रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है। और बी क्या है कि यहाँ तक मैक्सिमम वो वाली लिमिट, यहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वैसे वैसे उसमें चेंजेस हो रही है। ठीक है, और सी क्या आ गया, अपर जेड पॉइंट। अपर जेड पॉइंट बता दिया मैंने, अपर जेड पॉइंट कौन सा होता है, यहाँ पे सेम फोर्स एप्लीकेशन से उसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है बॉडी की। ठीक है, देन डी पॉइंट आ गया लोअर जेड पॉइंट। लोअर जेड पॉइंट मैंने बता दिया कि ड्यू टू पार्टिकल अट्रैक्शन क्या है, वो उसमें जो वो स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, देन ई पॉइंट क्या होता है, हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जितनी उसमें वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस ले सकता है कोई भी स्पेसिमेन ऑफ माइलस्टील। ठीक है, देन उसके बाद फ्रैक्चर। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर जो आपका जो फेलियर हो जाएगा वो टूट जाएगा। ठीक है, सिंपल क्लियर है, बिल्कुल इजी थी। जब याद रखना है आपने कि ये ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या, डी क्या और ई क्या। ठीक है, उसके बाद तो फ्रैक्चर ही। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइलस्टील हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे, इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़े थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, ये बेसिक है, बहुत इजी भी है। देखो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस is directly proportional to strain. ठीक है, then put the sign of stress and strain. Stress is directly proportional to strain. ठीक, then if we remove limit sign of proportionality को अगर हमने remove करना है, then put the elastic constant in after the
इक्वल, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यही होता है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। Then as we know that stress is equal to, stress is equal to क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये के डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, L बाय डेल्टा, डेल्टा L रिप्रेजेंट चेंज इन लेंथ विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके क्लियर है। देन E इज इक्वल टू P बाय A, P is equal to, E is equal to P by A. It means this is equal, E is equal to Young's modulus of elasticity is equal to stress. तो मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक स्ट्रेस है जिसमें क्या है, लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल, जहाँ पे एल आ जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। Young's modulus of elasticity is equal to stress having double of its length, लेंथ डबल है, कैसे कि जैसे देखो कोई भी मेरे पास कोई भी बॉडी है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, लेट द चेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, L प्लस डेल्टा L, यही आ रहा है ना चेंज, L प्लस डेल्टा है। अब मैं डेल्टा L को क्या लिख रहा हूँ, L, तो मतलब L प्लस L 2L। अगर किसी भी मटेरियल की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज इन लेंथ क्या हो रही है, उससे डबल हो रही है, तो उस समय क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस हैविंग डबल इट्स लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या है उसकी, डबल है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ऐसे ही सेम, ठीक है, बिल्कुल इजी है, तो मैं एक मेरे पास ये बन गया, और एक ऐसे मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। डेफिनेशन करेंगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, bulk modulus of elasticity, it is represented by capital A। bulk modulus of elasticity, देखो डेफिनेशन हमने बनानी है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी पार्टिकल बना रहा हूँ, किसी मेटल का ये पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, किसी मेटल का या मटेरियल का बोल सकता हूँ मैं, पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। लेट दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड इसे मैं बोल दूंगा जेड एक्सिस, ठीक है। अब लेट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेदर इट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, तो फोर्स लग रही है Px,
लेट यहाँ पे लग रही है px, एक्स डायरेक्शन में px लगेगी और दूसरी डायरेक्शन में फिर और इस डायरेक्शन में y एक्सिस लगेगी, ठीक है। और अदर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कौन सी लगेगी, z एक्सिस। दैट कोई भी मेरे पास पार्टिकल है तीनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और इंक्लाइंड डायरेक्शन विच इज z डायरेक्शन, ठीक है। इफ वी सपोज कि मेरे पास क्या है, ये कॉर्नर है, ठीक है, किसी मैं इस रूम में हूँ, इसका कॉर्नर है, तो इसकी जो वर्टिकल है वो उसको मैं लेकर ले जाता हूँ y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है जो वो क्या होगा मेरे पास z एक्सिस। तो तीनों डायरेक्शन में क्या लग रही है, इस बॉडी पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कंप्रेस होगी। इफ द फोर्स इज कंप्रेसिव देन द बॉडी इज कंप्रेसिव, ठीक है। अगर टेंसाइल फोर्सेस बाहर की तरफ लग रही है तो उसकी शेप क्या होगी, टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होगी, और उसकी शेप जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसे तो लेट जो x एक्सिस में स्ट्रेन लग रहा है इज इक्वल टू y एक्सिस में स्ट्रेन लग रहा है और स्ट्रेन लग रहा है z एक्सिस में, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो जो ऐसे ही x एक्सिस में ही x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है और z एक्सिस के थ्रू स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो तीनों स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिया सिग्मा, ठीक है। तो देखो इसको क्या मैं बोलूंगा, बल्क स्ट्रेस, ठीक है। देखो स्ट्रेस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस मतलब अब तीनों डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। देन बल्क स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये बल्क स्ट्रेस हो गया, अब बल्क स्ट्रेस हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं तीनों स्ट्रेस, तीनों की, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ड्यू टू बल्क स्ट्रेस जो तीनों डायरेक्शन में क्या लगी है, फोर्स लग रही है, वो क्या कर रहा है, जितनी भी स्ट्रेन है, जो टोटल स्ट्रेन है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस की जो टोटल स्ट्रेन है उसको मैं बोलूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। तो देखो अगर मैं बल्क मॉडुलस को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा बल्क स्ट्रेस divided by volumetric strain, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या लिखूंगा k, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं k से, इसको स्ट्रेस को सिंपल सिग्मा से और स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से मेरी डेफिनेशन बन गई जो बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया विच इज k इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। कि उसमें बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की वजह से कितनी उसमें स्ट्रेन हो रही है, कितनी उसमें चेंजेस हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, बल्क मॉडुलस, क्लियर है। तो इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करते हैं आज के लेक्चर का। तो लास्ट टॉपिक है जो हमारा वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, टॉपिक है हमारा पॉइजन्स रेशियो। इसमें भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पॉइजन रेशियो। तो सबसे पहले देखो पॉइजन रेशियो क्या होता है।
डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू, तो पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन के यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, या mm या मीटर कुछ भी होंगे, ठीक है। और ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन है, तो यहां से पता चल गया कि ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। पॉइसन रेशियो क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये पता चल गया, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, कुछ इस शेप की बॉडी है, क्लियर। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में क्या है, वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिख लूंगा मैं कि जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन में क्या है, उसकी लेंथ, जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एच, और इस डायरेक्शन में क्या है, उसकी विड्थ, तो मतलब ये होगी उसकी विड्थ, ठीक है, ये होगी उसकी किसी भी स्पेसिमेन की लेंथ, क्लियर है। यहाँ से ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में उसकी लेंथ है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में हाइट है, और जेड एक्सिस में उसकी बी है। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई की, तो स्ट्रेस लगा रहा हूं बाहर। अब देखो टेंसाइल फोर्स लगाने से, किसी बॉडी टेंसाइल फोर्स लगाने से क्या होगा, ऑब्वियसली जो लेंथ है उसकी इंक्रीज करेगी, लॉन्गिट्यूड, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये होगी उसकी, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो आपकी जेड एक्सिस के अलोंग है, और जेड एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग है उसकी लेंथ, उसे मैं क्या बोलूंगा, लेटरल लेंथ, ठीक है। तो लेटरल लेंथ होगी मेरी एच, ऑब्वियसली जो है वो एक्स एक्सिस में नहीं है, और जेड एक्सिस विच इज बी, वो भी क्या है, दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन यही होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कैसे, चेंज इन लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाय एल। इसका क्या मतलब है कि फाइनल लेंथ कितनी है उसमें से मैं इनिशियल लेंथ माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा, देन ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगा, एल आई, ठीक है। आई मतलब इनिशियल लेंथ, ठीक है, एल आई इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ, ठीक है। जैसा समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या आती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी होगी, तो फाइनल लेंथ उसकी कितनी है और इनिशियल लेंथ कितनी है, उसका जो डिफरेंस आएगा वही मेरा चेंज इन लेंथ आएगा। अब देखो टेंसाइल फोर्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो रही है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्लियर, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव कैसे आएगी कि चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये क्या आएगी, पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलावा क्या है, एच, ठीक है। अब क्या है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच, यही होगा। अब देखो लेकिन चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, हाइट उसकी क्या करेगी, देखो
एक डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक एक डायरेक्शन में लेंथ उसकी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, ये चेंज इन लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे ही जो z एक्सिस में आएगी, z एक्सिस के अलावा आएगी जो वो कितनी होगी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो z डायरेक्शन में कौन सी उसकी विड्थ है, तो वो ये भी क्या आएगी, देखो एक डायरेक्शन में अगर लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है तो दोनों डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, तो ये भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इससे मैं आगे करता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, डेफिनेशन क्या है, लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल तो एक्स एक्सिस में हो गया, लेटरल अदर हो गया। तो लेटरल डायरेक्शन में मेरे पास दो है विच इज डेल्टा एच, ठीक है, या इसको डेल्टा लिख दो, जो सिंपल डेल्टा लिख दो, डिवाइडेड बाय एच चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये पता है माइनस है। ठीक है, और क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी, चेंज इन लेंथ दूसरी डायरेक्शन में लेटरल में डिवाइडेड बाय, ठीक है, यही होता है ना कि लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो दोनों में सेम ही है, लेकिन लेटरल क्या है हमारे पास दो है, तो हाइट भी हो सकती है और उसकी विड्थ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन केस ऑफ मेटल, अगर कोई भी मेटल है मेरे पास, अगर उसकी बात करें तो उसकी पॉइजन रेशियो कितनी होगी, पॉइजन रेशियो इन केस ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है कि कोई भी मेटल है उसकी जो पॉइजन रेशियो है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जो मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, जो पॉइजन रेशियो होती है उसकी लिमिट कितनी होती है, तो लिमिट होती है फ्रॉम -1, ये लिमिट है उसकी -1 से लेके और 0.5 तक। ठीक है, और ये तो लिख दिया कि मेटल की ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और होती कितनी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर मेटल, अगर मेटल की बात हो रही है तो उसकी जो लिमिट है वो कितनी होगी पॉइजन रेशियो की, इट वेरीज फ्रॉम 1/3 टू 1/4। ठीक है, इसके बिटवीन ही लाई करेगा कोई भी मेटल। ठीक है, अब देखो जो पॉइजन रेशियो है वो माइनस कब होगा, तो -1 कब होगा। ये तो पता चल गया कि 1/4 और 1/3 और 1/4 के, सॉरी 1/4 इधर आएगा और 1/3 इधर आएगा, 1/4 से लेस देन 1/3। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ एक्सैक्टिक मटेरियल। ठीक है, ये ना स्पेलिंग इसके एक्सैक्टिक मटेरियल, AUXE। ठीक है, X। ठीक है, तो इस ये कौन सा एक्सैक्टिक मटेरियल कौन सा होता है, एक्सैक्टिक मटेरियल वो होता है जिसकी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी जो बाकी डायरेक्शन में जो बाकी डायरेक्शन में जितनी भी उसकी थिकनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई रिपीट, एक्सोटिक मटेरियल कौन सा होता है कि जिसकी मान लो कोई भी ये एक्सोटिक मटेरियल है, इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वेदर इज कंप्रेसिव और टेंसाइल, कोई भी फोर्स हो सकती है, तो एक डायरेक्शन में उसमें क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो बाकी दो डायरेक्शन में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या एक डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी, बाकी दो डायरेक्शन में उसकी जो साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं, एक्सोटिक मटेरियल। और एक्सोटिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू 1। ठीक है,
और देखो जीरो, जीरो किसके लिए होगा पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो जीरो होगा कि जिसकी कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल, रिजिड बॉडी है, कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, स्ट्रेन आ ही नहीं रही। स्ट्रेन कब आएगी? जब उसमें डिफॉर्मेबल होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं इसकी, कॉर, ठीक है, कॉर के जो उसके जो पॉइजन रेशियो आएगी जीरो। अब म्यू इज इक्वल टू 0.5 कब होगा? जो डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो क्लियर हो गया। पॉइजन रेशियो हमारे पास क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसकी जो लिमिट है -1 to 0.5 के विदिन वेरी करती है, ठीक है। तो जीरो, ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि पॉइजन रेशियो जीरो किसकी होती है? तो हमारे पास है कॉर्ड और मैटर की 1/4 to 1/3 के बिटवीन होती है। और 0.5 क्या होगी? 0.5 मैक्सिमम वैल्यू है, ये होगी पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी अगर हमने क्या करना है, किसी भी बॉडी में चेंजेस जो है वो इंक्रीज करनी है, तो किसके हिसाब से होगी? जितनी बॉडी ज़्यादा डिफॉर्म होगी उतनी ज़्यादा चेंजेस आएगी, जितनी ज़्यादा चेंजेस आएगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेन होगी, ठीक है। तो स्ट्रेन ओवर लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसमें हमारे पास क्या होता है? पॉइजन रेशियो, ठीक है। और मेटल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। नेगेटिव कब आता है? सिर्फ एक्सोटिक इंग्रेडिएंट के लिए। इंग्रेडिएंट कौन से? एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं? यहाँ पे एक डायरेक्शन में चेंजेस होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है? दूसरी डायरेक्शन में भी चेंजेस हो रही है, ठीक है। ये थे हमारे आज के टॉपिक स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।